निगम पार्षद विद्या जी, नरेंद्र भंडारी जी बहुत अच्छे से वन संचालन कर रहे हैं, उससे पूर्व वक्ता प्रशांत जी और उपस्थित सभी मीडिया बंधुगण और प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज इस बैठक में आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आए हैं और मुझसे पूर्व जो वक्ता थे उन्होंने काफी ब्रीफ में आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें भारत के संविधान निर्माता भी कहा जाता है और सामाजिक क्रांति के जनक भी कहा जाता है, उनके विषय में बहुत सारी बातें बताई। कुछ बातें उन्होंने संविधान के विषय में बात करी, कुछ बातें उन्होंने मोदी जी के जो प्रयास हैं कि किस प्रकार से उनको सम्मान दिया जाए उस विषय में बताया आपको। क्योंकि भाषा की थोड़ी दिक्कत थी तो मैं कुछ बातें समझ पा रहा था और पूरा नहीं समझ पाया, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया कि उन्होंने काफी विस्तार से आप लोगों को समझाया है। मेरे आने का यहाँ उद्देश्य ये है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और पिछले 10 साल के कार्यकाल को आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग आप में से विचरण भी करते होंगे, दिल्ली यहाँ गैंगटॉक से बाहर भी जाते होंगे और उनके कार्य की जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचती भी होंगी। प्रदेश में सरकार दूसरी पार्टी की है, वो कैसा काम कर रही है ये आपको पता होगा। लेकिन मेरा विषय इस वक्त हमारा तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। मेरा आने का जो विषय है वो उसी से रिलेटेड है कि हम जो करते हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाता, और जो हम नहीं करते कुछ लोग उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस देश में लगभग 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी राज तो नहीं कर पा रहे, लेकिन राज करने के लिए तड़प जरूर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने ये इनके प्रकरण जो भी हथकंडा हो सकता है वो अपना रहे हैं कि किसी तरीके से मैं सत्ता में आ जाऊं। और जो उनको दिमाग में ये रहता है कि देश हमारा है, उनकी विरासत है और हम लोगों ने, भाजपा वालों ने उस पर कब्जा किया हुआ। उनको गलत फहमी राहुल गांधी को ये है। तो यदा कदा वो क्या करते हैं कि संवैधानिक विषय को लेकर या आरक्षण संविधान को लेकर वो पब्लिक में घूमने लगते हैं। तो ऐसे मंदबुद्धि बालक का जवाब देने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। और क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते होंगे, 10 लोग में चर्चा भी करते हुए, बेशक यहाँ पर कांग्रेस का कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन आप तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस आजादी की लड़ाई में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका श्रेय स्वयं लेना चाहती है, विशेषकर गांधी परिवार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आजादी से पहले, जब अंग्रेजों का शासनकाल था, उन्होंने किस विषम परिस्थिति के अंदर अपनी पढ़ाई करी और उस वक्त जो माहौल रहा होगा, अभी आपको विस्तार से प्रशांत जी ने बताया कि एक छोटी सी जगह महू, मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। उनके पिता जो उस वक्त महाराजा होलकर जो थे, गायकवाड़ जो वहां के राजा थे, उनके यहाँ काम करते थे। और 11वीं तक की शिक्षा फिर उन्होंने बॉम्बे में आके प्राप्त करी। उस जाति को, जिनको हम लोग समाज की दृष्टि से नीच कहा करते हैं या कहा जाता था उस वक्त, उसमें जन्म होने के बाद उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण करी तो वो समाज के पहले व्यक्ति थे। उसके बाद वो विदेश पढ़ने के लिए गए और वहां जाने के बाद उन्होंने अर्थशास्त्र और लॉ, 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें उन्होंने पीएचडी की और बार लॉ रजिस्टर बने। फिर उसके बाद अमेरिका गए यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां उन्होंने फिलॉसफी में पीएचडी की।
तो कहने का मतलब यह है कि लगातार उनकी जो शिक्षा के प्रति जो भूख थी वो शांत नहीं हो रही थी। वो कुछ ढूंढ रहे थे उस पढ़ाई के अंदर। अंतगोदत्वा जब देश में आंदोलन शुरू हुआ तो वो भारत में चले आए 1913 में, और यहाँ पर जब आके उन्होंने ब्रिटिश सरकार से गुजारिश करी कि मेरे समाज की कंडीशन बहुत खराब है, तो वो आप उनकी भी चिंता करें। तो 1931 में जब पहली बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब लंदन में हुई तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया, लेकिन वो गए तो महात्मा गांधी ने उनको गद्दार कहा। वो कहते मेरा समाज बिल्कुल हाशिए के ऊपर है, मैं इनकी चिंता करता हूँ, देश की भी चिंता करता हूँ मैं, लेकिन लोगों से ही देश बना है। परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। जब परिवार ही टूटा हुआ है, मेरा समाज ही टूटा हुआ, तो देश कहां से बनेगा? आप लोग इतना घृणा करते हैं इस समाज के साथ, इनको दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं, इनको मुख्य धारा में जुड़ने देते, ये भी आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ ठेका हमारे पास है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने समाज की चिंता करते हुए लगातार ब्रिटिश सरकार के संपर्क में रहे। दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई कि 1937 के अंदर वो पहला विधानसभा चुनाव जीत के जो अंतरिम सरकार थी उसमें शामिल हुए। कांग्रेस ये कहती है कि हमने उनको एक दलित होने के नाते मिनिस्टर बनाया, जबकि 1946 के अंदर जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो उनको ब्रिटिश सरकार की रिकमेंडेशन पे मिनिस्टर इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस वक्त के वो सबसे हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे। और जब 47 के अंदर सरकार बनी तो उनको लॉ मिनिस्टर भी वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल हटने के बाद जब एलिट आए तो उनके रिकमेंडेशन पे उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। लगातार कांग्रेस उनका अपमान करती रही, उनको किस तरीके से कि कैसे उनको दरकिनार करे जाए, क्योंकि उनको लगता था उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं। और जब देश आजाद होने का सरकार बनी तो 1951 में पहला काम कांग्रेस ने ये किया कि उनके द्वारा बनाए गए संविधान में संशोधन किया। पहली बार उस संविधान को बदला उन्होंने। 10 मई 1951 को जब फ्रीडम ऑफ स्पीच उसमें संशोधन किया गया था, और उसके बाद कश्मीर विषय को लेके भी वो बहुत रुष्ट थे, विदेश नीति को लेके बहुत दुखी थे, क्योंकि संविधान में जो जो व्याख्या करी गई थी कांग्रेस उसके उलट चल रही थी। तो उन्होंने दुखी होकर 51 में इस्तीफा दे दिया, 52 के अंदर। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो 5 साल तक वो बिना सरकारी सुविधाओं के रहे, और दिल्ली में एक जगह है अलीपुर रोड, वहां पर एक सिरोही के राजा थे, उन्होंने अपनी जगह उनको 1 रुपया रोज के किराए पे दी थी, और वही उनका जो है अंतिम सांस उन्होंने ली। जो और 1956 में 6 दिसंबर को जब उनका देहांत हो गया, 3 दिन तक उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में पड़ा रहा, और कांग्रेस के किसी नेता ने, नेहरू जी ने साफ मना कर दिया कि इनके संस्कार के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं है, इनके शरीर को, पार्थिव शरीर को आप महाराष्ट्र ले जाएंगे। तो जिस प्लेन से उनका पार्थिव शरीर गया था उसका बिल भी उनकी पत्नी सविता जी को भेज दिया गया था। ये कांग्रेस की अपमान की परिकाष्ठा थी, जो लगातार उनका अपमान करने में तुली, क्योंकि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि दिल्ली में उनका संस्कार और उनकी समाधि बने तो लाखों लोग, यहाँ करोड़ों लोग जुड़ेंगे उनकी जन्मतिथि पे या पुण्यतिथि पे, तो ये हीरो बन जाएंगे। तो कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि उनको सम्मान। लेकिन जब 2014 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार जो है कि दलित, शोषित, वंचित, महिला, किसान, युवाओं को समर्पित है। और दिशा में उन्होंने कार्य भी किए, और पहला कार्य ये करा कि पवार साहब का जहाँ जन्म हुआ था महू के अंदर, उस जगह को उन्होंने पुनरुद्धार किया और एक भव्य स्मारक बनाया। दूसरा, उन्होंने नागपुर में जहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उसका विविध निर्माण कराया, और भव्य इमारत एक स्तूप के रूप में उसका आकार है। अब आप में से कभी भी महाराष्ट्र गए हो तो नागपुर में वो स्थान है, संघ कार्यालय भी नजदीक है,
तो आप दोनों जगह पर मेरा आपसे आग्रह है कि जरूर जाइएगा और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तीसरा था जहां लंदन में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री बने, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करी, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों की डिमांड थी कि वो जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की उस जगह का भी अधिग्रहण किया जाए, तो उस जगह को भी लेके वहां भी स्मारक बनाया गया उसको। और चौथा था जहाँ दिल्ली के अंदर अंतिम सांस ली, तो वो जिंदल जो बहुत बड़ा घराना है दिल्ली का, उनसे लगभग 5 करोड़ रुपए में और प्लस उनको 50 करोड़ सॉरी, और प्लस दिल्ली के अंदर जगह दी गई, सरकारी जगह उनको अलॉट की गई, तब वो जगह मिलकर वहाँ पे स्मारक बनाया गया। और 5वीं जगह मुंबई की चैत्य, दादर में इंदू मिल एक जगह थी, वहाँ पर उनका संस्कार हुआ था, तो वहाँ एक भव्य इमारत बनाकर निर्माण किया गया। वहाँ पर अशोक का स्तूप जो है बहुत बड़ा एक पिलर के रूप में है। आप बॉम्बे का भी जाइए तो दादर में जाके उस जगह जरूर जाइएगा। तो 5 तीर्थ के नाम से बाबा साहब को अवार्ड जो है उन्होंने सम्मान देने प्रारंभ किया। उसके बाद उनके नाम से भी मैप भी आरंभ किया, और दिल्ली के अंदर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर उसका निर्माण किया गया, जहाँ आज जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसको बिल्डिंग को बनाने के पीछे भी उद्देश्य था। उस कार्यक्रम में मैं उपस्थित था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की कि मेरा उद्देश्य सिर्फ भवन का निर्माण करने का ये है कि दिल्ली के अंदर कहीं जाए, एयरपोर्ट पर जाए तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, स्टेडियम में जाए तो जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, कैनॉट प्लेस में जाए तो राजीव गांधी चौक, हॉस्पिटल जाए तो संजय गांधी, पूरा का पूरा जो है उनके खानदान के नाम पर है। कहीं भी कोई महापुरुषों के नाम पे, ना तो कहीं शिवाजी जी के नाम पर है, ना कहीं अम्बेडकर जी के नाम पे, ना किसी और लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर, कितने स्वतंत्रता सेनानी थे, किसी के नाम पे कुछ नहीं, सारा का सारा गांधी खानदान के नाम पर है। तो बोला कि जब यहाँ भवन का निर्माण हो जाएगा, कार्यक्रम होंगे, तो लोग पूछेंगे आपस में कार्यक्रम कहाँ है, कि अम्बेडकर भवन है। कहाँ जाना है? अम्बेडकर भवन है। उस जगह जाना वो कहाँ है? अम्बेडकर भवन के पास है। तो इस तरह दिन में कई बार उनका नाम का उच्चारण करने से इस सच्ची श्रद्धांजलि को, अमृत का वरदान जिसको कहते हैं कि आदमी शरीर त्यागने के बाद उसका नाम जीवित रहे, उसी को अमृत का वरदान बोलते हैं। इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस भवन का निर्माण कराया और उसी दिशा में लगातार कार्य करे। अब वो कहते हैं कि नहीं, इस ये समाज जो जिस समाज से संबंध रखते थे, अनुसूचित समाज, उस समाज की मुझे चिंता करते हैं। और बाबा साहब एक खाली कांग्रेस ने दलितों का नेता बना के छोड़ दिया था। हकीकत यह है कि वो बहुआयामी मल्टी डायमेंशन जो है वो थे। उन्होंने महिलाओं की चिंता करी, महिलाओं को मैटरनिटी लीव के लिए उन्होंने अंग्रेजों को लिखा, लेबर क्लास की चिंता करी कि भाई 12 घंटे से घटा के उनको 8 घंटे का करा जाए। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, प्रॉब्लम ऑफ रूपी के नाम से एक पुस्तक भी लिखी, और रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई वो भी उनके प्रयासों से हुई। तो उनको जो उनकी प्रतिभा थी उसको छुपा के रखा गया था, ताकि वो हीरो ना बन जाए देश के लोग उनके पीछे, कि उनको नेता ना मान लें। उनको एक दलित वर्ग तक सीमित रखा गया था। और आज विषय जो है यहाँ पर मेरे आने का, कि मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कब कब कांग्रेस ने उनके साथ ये सब करने के बाद संविधान उनके द्वारा लिखा गया था। उस संविधान में अब तक 106 बार संशोधन हुए हैं, जिसमें से लगभग 73 टाइम्स जो है कांग्रेस ने किया है अपने फायदे के लिए, अपने परिवार को फायदा देने के लिए, और 22 बार बीजेपी ने किया है, जिसमें 14 बार अटल जी की सरकार में हुआ था संशोधन, और 8 बार मोदी जी की सरकार में। ये जो संशोधन हुए हमारे टाइम में, ये हुए समाज को कोई दिशा देने के लिए या समाज में कोई बदलाव लाने के लिए, जनहित के लिए। लेकिन कांग्रेस ने जितने भी संशोधन किए वो उन्होंने व्यक्तिगत हितों के लिए किए। तो उन्हीं सब बातों के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। तो मैं पहले भी अभी बता रहा था आपको कि 10 मई 1951 को अंतिम सरकार के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जबकि सरकार के पास प्रॉपर जिसको मेजोरिटी कहते हैं वो भी नहीं थी। और उस संशोधन का जो मैंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आदमी की जो बोलने की जो अभिव्यक्ति की आजादी थी उसको सीमित कर दिया गया था कि आदमी इससे ज्यादा बाहर नहीं बोल सकता। दूसरा संविधान 24वां संविधान जो कहते हैं इसको 1971 में कांग्रेस इंदिरा जी के टाइम में लेकर आई थी, जिसमें संसद के जो मौलिक अधिकार थे उसको सीमित कर दिया गया था, ताकि कोई सांसद जो है संविधान के अलावा कोई बात ना कर सके, एक लिमिट तक कोई बात कर सके। उसके बाद 25वां संविधान संशोधन 1971 में लाया गया था, जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी। आप में से मैं समझता हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे
जिन्होंने 75 इमरजेंसी को देखा होगा, जिसका नाम दिया गया था मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से। उसमें लोगों को जो भी सरकार के खिलाफ बोलता था उनको बंद कर दिया जाता, और लगभग 18 महीने तक जनता पार्टी या दूसरे जो बड़े नेता थे, अटल जी थे, मोरारजी देसाई जी थे, जेपी हमारे जो नायक थे बिहार के, सभी को जो है जेल में बंद कर दिया गया था। और ताकि इंदिरा गांधी को लग रहा था कि अगर चुनाव हो जाएंगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगी, तो मैं सत्ता से बाहर हो जाऊंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के जो चुनाव था उसके खिलाफ निर्णय दिया गया था, उससे बचने के लिए ये एक्ट लाया गया और वो इमरजेंसी केस में लगाई गई। पूरे देश में हाहाकार मचा और 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने। जून 75 में एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के 71 के चुनाव को धोखाधड़ी के कारण अमान्य घोषित कर दिया था और 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया था। ये कारण था उसका कि इंदिरा गांधी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती थी, इसलिए उसने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जो एक्ट लगाया। अगस्त 1975 में 39वां संविधान संशोधन, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, इंदिरा गांधी ने उसको चैलेंज किया था। और मजेदार बात यह है कि जिस संशोधन को पारित किया गया था 7 अगस्त को गुरुवार के दिन ये लोकसभा में पेश हुआ, 8 अगस्त अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ, 9 अगस्त को शनिवार का दिन था, विशेष सत्र बुलाकर 50 से अधिक राज्यों की मंजूरी दिलाई गई और 10 अगस्त को रविवार के दिन राष्ट्रपति की परमिशन दिला के इसको लागू कर दिया ताकि मंडे तक कोई कोर्ट में न चला जाए। मतलब 4 दिन के अंदर इतना तेजी से इंदिरा गांधी ने काम किया और देश में इमरजेंसी लगाई। और 42वां संशोधन कार्यपालिका जो हमारे जो अधिकार थे उनको सीमित करने के लिए उसका केंद्रीकरण किया गया ताकि सारी की सारी सत्ता जो प्रदेशों से केंद्र के हाथ में आ जाए और सारा कंट्रोल इंदिरा गांधी का रहे। और उसमें एक काम उन्होंने किया कि इस देश के अंदर सेकुलर शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, जिसका पहले भी 48 के अंदर संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तब भी ये विषय आया था। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ मना कर दिया था कि ये देश समाजवाद पर आधारित है। फिर समाजवादी की जो परिभाषा है वो रशिया और चाइना की है। और हमारा जो कि राष्ट्र है उसमें अगर आपको पता हो पुराना जो संविधान था उसमें सारे देवी देवताओं के चित्र लगे हुए थे। इंदिरा गांधी ने वो सारे चित्रों को हटाया गया और उसको धर्मनिरपेक्ष करा गया, जबकि ये हिंदू राष्ट्र जिस तरीके से था उसी प्रभावित नहीं किया गया था, लेकिन उसी दृष्टि से बनाया गया था। अनुच्छेद 356, इसका लगातार कांग्रेस ने इतना दुरुपयोग करा कि लगभग 90 बार केंद्र से जो है प्रदेशों की सरकार को गिराया गया, वहां राष्ट्रपति शासन ला गए। सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी ने ये काम किया था अपने कार्यकाल के अंदर। 56 बार उन्होंने केंद्र से जो है प्रदेशों की राज्य सरकार को बर्खास्त करके, चुनी सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा के गवर्नर के रूप में अपना नुमाइंदा वहां बैठाया, प्रतिनिधि बिठाया गया। कांग्रेस टोटल 88 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। काका काली का रिपोर्ट थी, जो पिछड़े लोगों वर्ग के जो लोग थे उनको आरक्षण को लेके नेहरू ने उस पर भी रोक लगा दी थी। 1956 के अंदर उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। आरक्षण नेहरू का पत्र 1961 में नेहरू ने प्रदेशों को लिखा कि इस वर्ग को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, SC और ST को इनको आरक्षण ना दिया जाए। और इंदिरा गांधी द्वारा OBC के जो आरक्षण था उसमें रुकावट पैदा करेंगे। राजीव गांधी द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर मंडल कमीशन जब आया था 89 के अंदर, ईश्वर प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, 2.5 घंटा लगातार आरक्षण के विरोध में राजीव गांधी ने अपना भाषण दिया था। ये इनकी मानसिकता थी। उनका पुत्र जो संविधान की कॉपी के लेके घूमता है वो आरक्षण को छोड़ दीजिए, वो जनगणना की बात करता है कि OBC कितने हैं और जनजाति लोग कितने हैं, अनुसूचित जाति कितनी है, वो इस तरह की बातें करता है। उनके माता पिता ने क्या करा, उनके दादी ने क्या करा, उसकी चर्चा कभी नहीं करेगा वो।
और कांग्रेस ने एक काम और करा जो बाबा साहब ने बहुत विरोध किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण इस देश के अंदर सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा, बौद्ध धर्म लोगों को मिलेगा, ईसाई और मुस्लिम धर्म वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों धर्म हमारे देश के हैं। और राजीव गांधी ने उसका भी विरोध किया। उसके बाद आपको एक किस्सा और बताता हूँ मैं, कांग्रेस ने क्या किया। 85 में एक मुस्लिम महिला थी, शाहबानो, भोपाल की रहने वाली थी, और उसको 56 की एज में उसके पति ने तलाक दे दिया। अब वो कोर्ट के अंदर गए कि भाई मैं 56 साल की मेरी एज है और मैं इस उम्र में कैसे अपना जीवन यापन करूंगी, तो कोर्ट ने उनका मेंटेनेंस का जो केस है उसको जिता दिया। वो जो मौलाना थे उसके खिलाफ गए, हाईकोर्ट में गए। वो महिला जो शाहबानो हाईकोर्ट से भी अपना केस जीत गई। फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में गए, वो वहाँ भी जीत गई। तो उससे जितने मौलाना थे, जितने उनको लगा कि ऐसे सब महिला मेंटेनेंस मांगेगी तो हम लोग 3-4 शादियां करते हैं तो गरीब हो जाएंगे ये सोच के, तो वो जो है राजीव गांधी के पास गए और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उस शाहबानो केस वाला जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको बदला। ये सबसे बड़ा हमारा जो है, संविधान को छोड़ दीजिए, ये देश के इतिहास में ऐसा वो था कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पार्लियामेंट में बदला, सिर्फ गठबंधनों के सामने झुका। धर्म को उन्होंने सर्वोपरि मान, मतलब मुसलमानों को अपने सर पर बैठाना शुरू किया था। उसके बाद समान नागरिकता कानून यूसीसी की, उस पर भी राजीव गांधी ने रोक लगाई, और निर्वाचन आयोग को भी उन्होंने पहले एक हुआ करता था उसके अंदर कई लोग डाल के अपने आदमी, ताकि निर्वाचन आयोग जो है निर्णय ना ले सके, तो उसमें कई लोगों की टीम बना के उसके काम में भी कॉपी डालने की कोशिश करी। अच्छा, वित्त आयोग का जब प्लानिंग हुई थी, प्लानिंग कमीशन था, तो जबकि अभी मोदी जी के टाइम में ये नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में बहुत फर्क है। और क्या फर्क है कि अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका दायित्व केंद्र राज्य सरकार के बीच में जो हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है, जो अनुदान ग्रांट किया जाता है राज्य के विकास के लिए, तो वहां तक सीमित था। लेकिन 1950 में अतिरिक्त संवैधानिक निकाय था, जिसे कार्यपालक के प्रस्ताव के माध्यम से बनाया गया था, जिसे कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, सिर्फ बनाया गया था, अधिकार कोई प्राप्त नहीं था। और पंचायती राज जो हमारा जैसे देश का जो मूल ढांचा है वो ग्राम आधारित है, तो उसमें जो ग्राम पंचायत है उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया गया। उनको उन्होंने सिर्फ विधानसभा तक रखा, ताकि नीचे तक जो है लाभ न मिल सके। और जब मोदी जी की सरकार आई तो 26 नवंबर 2000 को माननीय प्रधानमंत्री अटल जी के नेतृत्व में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। जब लेकिन मोदी जी की सरकार आई 2014 के अंदर, तो उन्होंने कहा कि पहले उसको कानून दिवस के रूप में मानते थे, लॉ डे के नाम। लेकिन मोदी जी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा आज के बाद इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 नवंबर को। उसके बाद 120 देशों के अंदर भी मनाया गया 75 वर्ष पूरे होने पर। और बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रतिमा पार्लियामेंट में लगाई गई, तो ये बाबा साहब के प्रति सम्मान था बीजेपी का। एक सौ 102वां संशोधन जो था वो मोदी जी के टाइम में किया गया। ओबीसी को संवैधानिक आयोग को जो है दर्जा देने के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में कदम था। 103 में जो संशोधन था वो था गरीब वर्ग, जो ब्राह्मण या दूसरे कुछ बिरादरी के अंदर गरीब जो लोग हैं उनको 10% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। वो भी एक सामाजिक न्याय की दिशा में कदम था। अब देखिए, आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस ने क्या कब संशोधन करा और बीजेपी ने कब किया है। एक 105वां संशोधन राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक
रूप से पिछड़े अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की पहचान का अधिकार बहाल करना और 106वां संशोधन संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान। ये भी जो हमारे जेंडर जो गैप था उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा तुलनात्मक अध्ययन और अभी लेटेस्ट जो किया गया है नारी रक्षा वंदन अधिनियम के नाम से। बताइए आखिरी वाला कौन सा 160 के बाद एक और आया अभी नारी वंदन अधिनियम 2000 लास्ट वही है ना। तो साथियों मैं ब्रीफ में आपको इतना ही बता पाया और बाबा साहब के विषय में भी जो प्रसंग जी ने काफी कुछ बताया है। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि ये जो हम लोग आने का मेरा जो उद्देश्य है कि केंद्र में हमारी कार्यशाला, सभी आप चूंकि भाजपा से जुड़े हुए हैं तो कार्यशाला हुई थी दिल्ली में, उसके बाद एक प्रदेशों में तक आई, प्रदेशों से उसके बाद जिलों में आई। आज जिला स्तर पे बैठक गोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसका उद्देश्य क्या है कि हमारी जो योजनाएं जितनी मोदी जी द्वारा आरंभ की गई है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, महिला हो, पिछड़ा वर्ग हो, SC वर्ग हो, ST वर्ग हो, ताकि उनको पता रहे कि अगर हम कोई चीज प्राप्त कर रहे हैं तो हमें किसके माध्यम से चीज प्राप्त हो रही है। और मेरा तो जिला अध्यक्ष से एक अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में जितने भी इस समाज के लोग जो हैं, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं और कोई पॉलिटिकल आदमी भी है, कोई भी है, उनको आप जो है एनलिस्टेड करवाइएगा विद टेलीफोन नंबर और एड्रेस और किस विधानसभा में उनका है और गांव का नाम, उस ताकि केंद्र से उनको लगातार फोन आते रहेंगे, उनसे राय भी ली जाएगी, उनसे पूछा भी जाएगा। क्योंकि जो रिटायर्ड आदमी होता है, चाहे प्रोफेसर हो, वो 10 लोगों के संपर्क में रहता है, 10 लोगों तक बात करता है। व्यापारी आदमी है, उसके बाद 10 तरह के लोग आते हैं, वहां तक बात करें, ताकि हम जितना भी इस देश को सशक्त करने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, इस कार्य करने के लिए हमें सहयोग करना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लगातार मुझे हमें अगर चौथा दिन है गैंगटॉक में आए हुए, आज मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मेरे जाने के बाद आप लोग इसको तन-मन से जो है कार्य को करेंगे और 10 दिन के अंदर आप लोगों को रिपोर्ट भी भेजनी रहेगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और किसी कोई बात पूछने तो आप पूछ सकते हैं।